हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालवा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। देखो, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देखो जितने भी चेंजेस होते हैं वो बहुत प्रकार के चेंजेस होते हैं। जैसे कुछ टेम्परेरी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, जो ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं इन्हें कहते हैं हम फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज जैसे आपके पास एक रॉड है, आपने पकड़ा और मोड़ दिया, उसके बाद आप उसे वापस उसकी पोजीशन में ला सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा चेंज है बेटा? ये फिजिकल चेंज है और ये टेम्परेरी चेंज है। ठीक है, उसी तरीके से देखो, वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग। वाटर स्टीम में बदलता है जब हम उसे बॉइल करते हैं। ठीक है, और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ फेज चेंज होता है बेटे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होता है? सिर्फ फेज चेंज होता है। अगर मैं सोडियम को रिएक्ट करवाऊंगा चाहे वाटर के साथ चाहे स्टीम के साथ, वो लगभग लगभग एक ही जैसा रिएक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा आगे है, द सब्सटेंस is said to undergo a chemical change when the chemical properties of a substance alter। देखो, हम क्या कहते हैं कि केमिकल चेंज कब होता है? केमिकल चेंज तब होता है कि जब केमिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव हो जाता है। मतलब अगर केमिकली अगर हम देखें तो जो सब्सटेंस है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज अ आइदर फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ एटॉमिक बॉन्ड। ठीक है, तो जब कभी रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन के टाइम पे कभी ऐसा भी हो सकता है कि नए बॉन्ड्स बने, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएं। ठीक है, तो इन चेंजेस को कहते हैं बेटा हम केमिकल चेंज। ठीक है, द न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो नए सब्सटेंसेस बनते हैं। चेंजेस इन एनर्जी आर इन्वॉल्व। मतलब जब कभी रिएक्शन हो रही होती है तो वहां पे एनर्जी इवॉल्व हो सकती है या फिर हमें एनर्जी देनी पड़ सकती है। ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर अकर चेंज इन मास। ठीक है, जब रिएक्शन हो रहा होता है तो मास में चेंज होता है। देखो, टोटल मास तो सेम रहता है, लेकिन जो सब्सटेंसेस हैं उनके मास में बदलाव हो सकता है। ठीक है, देयर इज अ परमानेंट ऑल्टरेशन। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो परमानेंट ऑल्टरेशन होता है। परमानेंट ऑल्टरेशन का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो परमानेंटली चेंज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, जैसे कुकिंग ऑफ फूड। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड कैसा है बेटा? एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप खाना बनाते हो तो जो रॉ मटेरियल होता है और जो पका हुआ होता है, दोनों में अंतर होता है ना। ऐसा तो नहीं होता कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती, तो वहां पे जब पक जाता है खाना तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंक लगना, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल चेंज है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे हो तो वो भी केमिकल चेंज है। ठीक है, सॉरिंग ऑफ मिल्क, जैसे देखा होगा आपने, मिल्क जो दूध होता है वो फट जाता है, तो वो भी एक केमिकल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट पक जाते हैं तो ये भी केमिकल चेंज है। इसे हम वापस दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप कोई फल पक गया तो उसको बेटे हम वापस दोबारा से उसको कच्चा नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखो, ये जो हमारे पास सामने पे लिखी हुई है ये एक केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे 2s2 प्लस O2 गिव्स 2s2O। ठीक है, तो ये जो आगे लिखे हुए नंबर्स हैं इन्हें कहते हैं हम कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। जो एरो के इस साइड में है इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं और इन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो ये पूरा का पूरा है ये क्या कहलाता है? ये फॉर्मूला कहलाता है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा आगे है राइटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन देखो, इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड। केमिकल रिएक्शन जब लिखते हैं तो हम केमिकल्स को रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में रखते हैं और प्रोडक्ट को बेटे राइट साइड में रखते हैं। ठीक है, ये जो एरो से रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से सिंगल एरो बना रखा है तो इसका मतलब रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। अगर इस तरीके से अगर
बना रखे हैं वहां पे एरोज, इसका मतलब जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी बनेंगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में भी बनेंगे, ठीक है। अच्छा, दो रिएक्टेंट के बीच में प्लस का साइन रखा हुआ है, प्लस का साइन लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलते हैं तब जाके कोई प्रोडक्ट, एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। If the reactions are carried out under specific conditions of pressure, temperature, pressure, catalyst, these are represented. These conditions are mentioned on the arrows. ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम रिएक्शंस लिखते हैं तो एरोज के ऊपर कुछ कंडीशंस लिखते हैं, तो वो कंडीशंस बताती हैं कि भैया इस रिएक्शन को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी कंडीशंस हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय मेंशनिंग द स्टेट। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम रिएक्शंस लिखते हैं, जैसे सपोज अगर मैं लिख दूं H2 प्लस O2 गैस H2O, ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन से हम बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डेटा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर मैं इनके बगल में इनके स्टेट्स लिख दूं, क्या लिख दूं, स्टेट्स, तो स्टेट्स क्या बताएंगे कि इन ये कौन से फेज में है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे गैसेस स्टेट में है और H2O लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है बेटे कि जब हम रिएक्शंस लिखते हैं तो इस तरीके से अपवर्ड एरोज बनते हैं और कभी कभार इस तरीके से डाउनवर्ड एरोज बनते हैं। तो ये अपवर्ड एरोज क्या कहते हैं, अपवर्ड एरोज कहता है कि जो इस रिएक्शन के टाइम पे कुछ गैस इवॉल्व हुई और वो गैस जो इवॉल्व हुई वो एस्केप हो चुकी है, ठीक है। और जो ये डाउनवर्ड एरो है ये जनरली प्रेसिपिटेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है कि कहीं पर रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट बनता है तो वो प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। अगला है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? क्या होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? बैलेंसिंग तब कहते हैं जब हर एक रिएक्टेंट लेफ्ट साइड में और वही रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट साइड में देखा जाएगा तो उनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो, ठीक है। क्या कहते हैं बैलेंसिंग को, क्या कहते हैं जब कोई एटम जितना वो लेफ्ट साइड में है मतलब रिएक्टेंट साइड में है उतना ही वो प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं भैया बैलेंसिंग में? पहले स्टेप में क्या करना है, हमें वर्ड फॉर्म में लिखनी होती है इक्वेशन को, फिर ठीक उसके बाद हम क्या करते हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। अगला स्टेप है कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जितने जितने एटम्स हैं, जितने जितने उनके नंबर्स हैं उन्हें काउंट करना होता है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में Mg देखो 1 था, देखो Mg कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, ना सॉरी ऑक्सीजन कितना है 2 है। अच्छा, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो Mg 1 है और ऑक्सीजन कितना है, ये भी 1 है। तो ये कैसी रिएक्शन है बेटा, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, इक्वेशन को लिखा, ठीक है, इस तरीके से इक्वेशन को लिखा। अब इनके नंबर्स को मार्क किया कि भैया रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है और मैग्नीशियम कितना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम 1 था और ऑक्सीजन भी 1 था। अब देखो अगर आप मैग्नीशियम को देखोगे तो मैग्नीशियम तो दोनों साइड में बराबर है, दोनों साइड में देखो इधर भी 1 है इधर भी 1 है, दोनों साइड में बराबर है। लेकिन अगर ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 है। इस 1 को 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिल गया 2, ठीक है। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आएगा, इस जगह पे देखो 2 आ गया। अब जब हम एक नंबर लिख लेते हैं तो एक नंबर लिखने के बाद दोबारा से हम क्या करते हैं, रिएक्शन को चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे Mg कितना था 1, ऑक्सीजन कितना था 2, यहाँ पे 2 लिखने के बाद Mg हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2, मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन Mg बैलेंस नहीं हो पाया। तो अब Mg को बैलेंस करने के लिए हम Mg को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी रिएक्शन, देखो बैलेंस हो गई, 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें कुछ कंडीशंस लिखना चाहते हैं
तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ी। अगले स्टेप में हमने क्या किया, उनके स्टेट लिखे हैं। देखो Mg सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, और MgO ये भी सॉलिड फॉर्म में बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अलग अलग प्रकार की होती है। पहले ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे Fe और सल्फर ये ऐड करके क्या बनाया? आयरन सल्फाइड बनाया। तो ये Fe और सल्फर दोनों के दोनों जुड़े और उन्होंने एक प्रोडक्ट दिया। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन है ये कैसी रिएक्शन है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी अलग अलग तरीके की हो सकती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि हमें रिएक्शन को करवाने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़े, मतलब अगर हमें रिएक्शन करवानी है तो हमें हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। तो अगर हमें हीट एनर्जी देनी पड़ रही है तो उस रिएक्शन को कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर कहीं पे अगर हीट इवॉल्व हो रही होती है, क्या हो रही होती है? इवॉल्व हो रही होती है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को कहते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन भी अलग अलग प्रकार से हो सकती है। जैसे पहला है थर्मल डीकंपोजिशन। क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन। अगर कहीं पे ब्रेकडाउन हो रहा होगा, डीकंपोजिशन हो रहा होगा हीट की वजह से, किसकी वजह से? हीट की वजह से, हीट टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इस प्रकार के डिकम्पोजिशन को कहते हैं बेटा हम थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा हो सकता है कि अगर हमें डिकम्पोजिशन करवाना हो, किससे करवा के? इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के। किससे करवा के? इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा के अगर डिकम्पोजिशन हो रहा होगा तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें डिकम्पोजिशन करवाने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बेटे? लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर लाइट एनर्जी की अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम बेटे फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए अगला टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटे? रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अगर ऐसी रिएक्शन जिसमें जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को या कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा दे रहा है, ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट। देखो जिंक क्या करता है? कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, और बना देता है क्या? जिंक सल्फेट। तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाया? ये रिएक्शन बेटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो यहाँ पे है हमारे पास, ये देखो जिंक था, जिंक ने कॉपर को हटाया यहां से, कॉपर सल्फेट को हटाया यहां से और उसकी जगह पे बैठ गया। ठीक है, तो ये कैसे रिएक्शन हो गया बेटे? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ आयंस भी कहते हैं। मतलब इस रिएक्शन में दो जो कंपाउंड्स होंगे वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे NaOH था और यहाँ पे HCl था, तो ये NaCl के साथ चला गया, NaCl बना दिया, और ये जो H है ये OH के साथ चला गया और इन्होंने H2O बना दिया। तो ये कैसी रिएक्शन हो गया बेटे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, और इसे हम आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अलग अलग प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। जैसे उनमें से एक रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है, तो कभी कभार जो प्रोडक्ट बना है वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। तो वो जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है बेटा वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और जो नीचे सेटल डाउन होता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये एक
एक टाइप की ही डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपने ये पढ़ा हुआ कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, क्यों क्यों होता है डबल डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि बेटा इसमें भी आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे हमारे पास ये था, ये है NaOH है, HCl है, क्या है? NaOH है और HCl है। ठीक है, तो इन्होंने देखो आयंस को एक्सचेंज कर दिया, ये NaCl के साथ चला गया और OH H के साथ चला गया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है बेटे? डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसे सिंपली हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, मतलब ऑक्सीडेशन और रिएक्शन एक ही साथ होते हैं। ठीक है, अच्छा, ऐसी रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, उस रिएक्शन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन गेन हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, उसको कहते हैं हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से अगर हमें बोलना हो तो सब्सटेंसेस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उन्हें हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें ऑक्सीजन ऐड हो रही जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं उसे हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एजेंट्स कौन होते हैं? जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने में हेल्प करते हैं उन्हें हम एजेंट्स कहते हैं। अब जो ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेगा उसे कहेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे बेटा? उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो रिडक्शन करने में हेल्प करेगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन देखें तो दे रखी है H2S plus Cl2 gives 2HCl और S। तो अगर आप देखोगे तो ये था H2S, इससे क्या हुआ? S बचा, मतलब इसमें क्या हुआ बेटा? इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन रिमूव होना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन रिमूव होने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, और अगर देखोगे तो Cl2 है, Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया, Cl2 में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसका क्या हुआ बेटा? इसका रिडक्शन हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बेटे? कोरोजन एक अनवांटेड फिनोमेना है। अनवांटेड मतलब हम नहीं चाहते कि ये फिनोमेना हो, लेकिन तब भी ये फिनोमेना हो रहा होता है। ठीक है, द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड। ठीक है, एयर, मॉइस्चर और एसिड का जब हम एक्शन देखते हैं किसी मेटल पे तो वो क्या हो जाता है? वो खराब हो जाता है, डिके हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन। जैसे आपने रस्टिंग ऑफ आयरन सुना होगा, आयरन पे जंक लगना क्या कहलाता है? आयरन पे जंक लगना। तो ये भी एक प्रकार का कोरोजन ही है बेटे। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस जिसे हम रस्ट कहते हैं वो मेटल सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है। तो रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? ठीक है, तो देखो हम सिंपली क्या करते हैं, जब भी आपने देखा होगा कि घरों में जितने भी ये मेटल्स के आर्टिकल्स होते हैं तो उनको कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं? उन पे पेंट करते हैं या गैल्वेनाइजेशन करते हैं या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। ठीक है, मतलब आपने मेटल के सरफेस पे किसी दूसरे मेटल की लेयर चिपका दी जो एयर द्वारा इफेक्टेड ना हो। ठीक है, तो इससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। अगला है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है बेटे? ये भी एक अनवांटेड फिनोमेना है। रेंसिडिटी क्या है बेटा? ये भी एक अनवांटेड फिनोमेना है जिसमें जो फूड आइटम्स होते हैं, जो भी खाने वाले पदार्थ होते हैं, उनमें रखा हुआ जो ऑयल होता है, जो फैट होता है, उसका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या हो जाता है? वो खराब हो जाते हैं और हमारे कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, रेंसिडिटी को इससे कैसे बचाया जा सकता है? रेंसिडिटी से फूड आइटम को कैसे बचाया जा सकता है भैया?
एयर टाइट कंटेनर में रख के, मतलब ऐसा कंटेनर में जहाँ पे एयर टाइट हो, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि एयर जो अंदर की, जो जब आप कंटेनर बंद करोगे तो उसमें जो एयर है अंदर ट्रैप हो रखी है, वो क्या करेगा, वो उसको खराब करेगा ही करेगा। ठीक है, अगला है एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिया, मतलब ऑक्सीडेशन के अपोजिट जो काम कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिया और एयर टाइट कंटेनर, अच्छा ये तो बता दिया। ठीक है, और एक और रेफ्रिजरेटर में भी हम रख के क्या कर सकते हैं, फूड आइटम को रेंसाइड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो क्विक रिवीजन किया इसमें हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, तो आप एक बार इसको, इस रिवीजन को देखिए, उसके बाद अगर आप चैप्टर को देखेंगे तो उसको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालवा कोचिंग क्लासेस के साथ। थैंक यू।